विकास प्राधिकरण की आज 72वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। आज यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक आयोजित की गई। इस बोर्ड बैठक में कुल 41 एजेंडे प्रस्ताव रखे गए। यह बोर्ड बैठक अरविंद कुमार सिंह, जो चेयरमैन है यमुना प्राधिकरण के, उनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बोर्ड बैठक में क्या खास रहा, मसलन मेडिकल डिवाइस पार्क, आवंटियों के लिए क्या फायदे हैं, और जो आवंटी विदेश में रहते हैं, दूर रहते हैं, बीमार रहते हैं और उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, उसके लिए उन्हें क्या सुविधा दी गई है, इसके बारे में चर्चा की गई। प्रस्ताव पास किए गए, वो क्या हैं, इसके बारे में हमें बताया सीईओ यमुना प्राधिकरण अरुणवीर सिंह ने। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 72वीं बोर्ड बैठक आज आयोजित की गई, जिसमें कुल 41 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। और ये एसीएस इंडस्ट्रीज से अरविंद कुमार सर, जो कि अध्यक्ष हैं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के, उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। आज तमाम एजेंडों में लोक कल्याणकारी एजेंडे भी थे, प्राधिकरण के वित्तीय स्थिति के, उसके तरलता के संबंध में भी एजेंडे थे। मुख्य रूप से मेडिकल डिवाइस पार्क, जो कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल जिसका भारत सरकार द्वारा 4 राज्यों को दिया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु थे। उसमें उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना के लिए सेक्टर 28 यमुना एक्सप्रेसवे का चयन किया गया है। और 31 दिसंबर को सचिव फार्मा की अध्यक्षता में डीपीआर सैंक्शन करने के लिए बैठक हुई। उसमें इन प्रिंसिपल इसको अप्रूव कर दिया गया, बोर्ड द्वारा भी अप्रूव कर दिया गया। ये मेडिकल डिवाइस पार्क जो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं मेडिकल डिवाइस में, जैसे सीटी की, एमआरआई की, वेंटिलेटर्स की, इस तरह का टारगेट फोकस सेगमेंट रखा गया है कि बड़ी इंडस्ट्री को अट्रैक्ट किया जाए। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि एक तो लैंड एक्विजिशन में तेज़ी लाई जाए, दूसरा ये इसके लिए रोड शो किए जाएं, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात की जाए, जितने मैन्युफैक्चरर हैं बड़े, उनसे बात किया जाए। उसके बाद स्कीम लाई जाए, जिसके से स्कीम की सफलता 100% सुनिश्चित हो सके। इसकी लोकेशन बहुत ही आइडियल है, एक्सप्रेस वे पर है और सेक्टर के लिए डायरेक्ट इंटरचेंज बना हुआ है। उसके पहले 60 मीटर रोड है और जेवर एयरपोर्ट से केवल 3.5 किलोमीटर दूरी पर है। मेडिकल डिवाइस पार्क के अलावा एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम हम लोग लेकर के आए थे, जिसमें ग्रुप हाउसिंग को छोड़ के सभी प्रकार की संपत्तियां, चाहे आवासीय हों, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे बीएचएस ग्रुप हो, सभी के लिए वन टाइम सेटलमेंट लाया गया था, जिसमें पेनल इंटरेस्ट माफ़ करके आवंटियों को लाभ देने की बात की गई थी। इसमें करीब 2600 एप्लीकेशन 2593 एप्लीकेशंस प्राप्त हुई और इनमें से काफ़ी एप्लीकेशंस का डिस्पोजल 8 से 75 का तो पहले ही डिस्पोजल किया जा चुका है और 1100 का और भी डिस्पोजल किया जा रहा है। इसमें आवंटियों को लगभग 3 से 10 करोड़ रुपए का फ़ायदा होगा और 4 से 17 करोड़ के रुपए का इनकम प्राधिकरण को जितनी एप्लीकेशन आई है उससे होगी। ये वन टाइम सेटलमेंट से कोविड के दौरान बहुत से लोग जो पैसा नहीं जमा कर पाए थे, लोग परेशान थे बीमारी से, उन सभी को ब्याज से, देनदारी से मुक्त मिल रही है। और ये पहली बार इस तरह की ओटीएस स्कीम औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पूरी तरह से लागू की गई थी, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रही है। लगभग 3000 के लगभग हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि 3000 लोग अप्लाई करेंगे, तो उसमें से 26 से लोगों ने अप्लाई किया। कोविड काल में वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण को फायदा हुआ है, कौन कौन सी कितना फायदा हुआ है? देखिए, प्राधिकरण में आज 3 साल की बैलेंस शीट अप्रूव की गई, 18-19, 19-20 और 20-21 तीनों साल में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। पहले 189 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, उसके अगले साल में 262 करोड़ प्रॉफिट है और इस पिछले में 4 से 55 करोड़ का प्रॉफिट है। अभी इस साल का जो इनकम चल रही है उसमें 1 से 69%, लगभग 170% इनकम पिछले साल के सापेक्ष हम पा चुके हैं। मुख्य रूप से औद्योगिक, आवासीय, संस्थागत सभी प्रकार के आवंटन में पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है। चूँकि हमारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, चाहे मेडिकल डिवाइस पार्क हो, चाहे फिल्म सिटी हो, चाहे एयरपोर्ट का विस्तार हो, तो इनके लिए पैसे की व्यवस्था और लिक्विडिटी होना भी आवश्यक है। तो प्राधिकरण का फोकस है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ प्राधिकरण की तरलता भी सुनिश्चित हो सके। तो लगातार जो है इनकम हो रही है और साथ ही उस इनकम को खर्च किया जा रहा है। जो पब्लिक से जुड़े मसले हैं या जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो समाज के लिए या प्रदेश के लिए या देश के लिए, उन पे पैसा खर्च किया जा रहा है। रजिस्ट्री के पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या, रजिस्ट्री के लिए जो है? जी देखिए, रजिस्ट्री के लिए एक समस्या थी कि जो मूल आवंटी थे वो या तो बुजुर्ग थे या कोविड के दौरान बीमार थे या विदेशों में काफ़ी एनआरआईज यहाँ अलाटी हैं 2009 की स्कीम के और बाद की स्कीमों में काफ़ी लोग एनआरआई यहाँ अप्लाई करते हैं। तो उनको देश में आने में बहुत काफ़ी पैसा खर्च होता है, छुट्टी लेनी पड़ती है अपने संस्थान से और बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी और लोग आते थे उसके बाद यहाँ परेशान होते थे। उसको सरल करने के लिए हमने 2 व्यवस्था की हैं। एक तो व्यवस्था की है कि मूल आवंटी अपने ब्लड रिलेशन को, अपने माता पिता को, भाई बहन को
किसी को भी अपना पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है और वो जीपीए के आधार पर यहाँ पर उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। अगर उसके साथ मूल अलाटी के साथ कोई सह आवंटी है तो मूल अलाटी तो अपने ब्लड रिलेशन में दे सकता है और सह आवंटी भी ब्लड रिलेशन में भी दे सकता है और रिश्तेदारों को भी दे सकता है जो उसके क्लोज रिलेटिव हैं। तो इस प्रकार जो लोग आ नहीं सकते, वृद्ध हैं, बीमार हैं, दूर रह रहे हैं, वो सभी अलाटी जिनकी संख्या इस प्राधिकरण में बहुत ज़्यादा है, उनको एक सुविधा मिलने जा रही है कि वो अपनी रजिस्ट्री, अपने नाम से रजिस्ट्री अपने जीपीए होल्डर के नाम से करा सकते हैं। तो आप थे सीईओ यमुना प्राधिकरण अरुणवीर सिंह, जो बोर्ड बैठक में क्या निर्णय लिए गए, क्या प्रस्ताव थे, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। ग्रेनो न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ग्रेनो न्यूज तुरंत सब्सक्राइब करें। रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज।